All right, everyone. In the last lecture, what we did was we learned what? What did we learn? We learned and we finished PPC. We finished PPC. We looked into its MCQs. Today is the day. What day? Level marking आज नहीं है. 8 marker. This is the difference. 8 marker is not level marking. This is point-based marking. I want you to write this down. This is an 8 marker. This is point-based marking. Point-based marking. अब्दुर्रहमान 10 दफा बोलो. क्या? नहीं. 3 + 3 + 2. 10 दफा बोलो. 1 2 3 बस. बाकी होमवर्क. बाकी घर जाके बोलना. ठीक है. बाकी 7 दफा घर जाके बोल. जी इनाया 20 दफा बोलो. 3 + 3 + 2. ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही. 2 3 बोले बस. बाकी 16 टाइम्स कब बोलना है? घर जा. दिया होमवर्क है. 3 + 3 + 2 बोलो. 1 2 बस. बस. अब 96 दफा तुमने घर जाकर 100 दफा पूरा बोलना है. ठीक हो गया? कहने का मकसद ये पहले 3 नंबर किस चीज के हैं भाई? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. किस चीज के? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है क्या? यू विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स. Explain major concepts. If the question says with the help of a graph, so then this graph will have what marks as well. Okay. Some concepts have formulas. Some concepts have examples. ये सब चीजें इसमें आएंगी. हाँ, ये लिखना है आपने. As in, मतलब it's better that you understand. Do we get it? बातों से काम नहीं होता. ये काम हमें करेंगे तो समझ आएगा. ठीक है. आ जाइए. Let's go. Let's go where? Let's go right here. अच्छा जी. People who have not studied economics before. Anyone who has not studied economics before? Zayan, are you ready? कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है पहले? परफेक्ट हो गया. Zayan, ये कॉन्सेप्ट हमने इंशाल्लाह पढ़ना है कब? मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिट 6 है. हमें फरवरी तक पहुंचेंगे यहाँ पे. कभी ये नाम सुने? नहीं. Zayan, ये क्वेश्चन पढ़ो. 8 मार्क का. इसमें से Zayan तुमने मुझे 3 नंबर लेके देने हैं. पहले वाले 3 नंबर क्या होते हैं? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. इसको पढ़ो. मुझे इसमें नजर आ रहे हैं 3 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. आई वुड डिफाइन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड आई विल गेट दोज 3 मार्क्स. आपने पढ़ना है. आई नो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम पकड़ लोगे. निकालो. Explain what is meant by a deficit on the current account of economy's balance of payment. Consider whether a high rate of inflation will always lead to a deficit on the current account of the economy's balance of payment. कोई कॉन्सेप्ट निकालो इकोनॉमिक्स का जिसका जिक्र हो रहा है इधर. किस चीज को समझाऊं कि 3 नंबर ले लूं? पढ़ो. क्या बात कर दी है? इन्फ्लेशन. और बल्कि इन्फ्लेशन की जगह, oh, I'm sorry, I have not shared the screen. Now is it visible? Is it visible now? Yes, sir. All right, perfect. Sorry, मैंने शेयर ही नहीं की. जी Zayan, 1 नंबर आ गया आपका. क्या आपने एक्सप्लेन कर दिया?
इन्फ्लेशन को हम डिफाइन कर देंगे, इधर डेफिनेशन से काम चल जाएगा, लेकिन हम कोशिश हमेशा ये करते हैं एक्सप्लेन करें। ठीक है, वो ऑब्वियसली जब हम उसके ऊपर इफेक्ट्स बता रहे होंगे वो एक्सप्लेनेशन उस उधर से वो हमें मार्क मिल जाएगा। एक नंबर आ गया भाई, एक नंबर हो गया जयान, दूसरा नंबर ले लो। मुझे दो और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स नजर आ रहे हैं। करंट अकाउंट ऑफ द इकोनॉमीज, करंट अकाउंट को आप ड्यू डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे, इसके अंदर चार फर्दर अकाउंट्स होते हैं, वो चारों समझा दोगे, वो तो जब हम पढ़ेंगे हमें पढ़ेंगे। दो नंबर आ गए जयान, वेरी गुड। तीसरा नंबर भी ले लो जयान। क्या बात कर दी है, डेफिसिट का क्या मतलब है ऑन द करंट अकाउंट का क्या मतलब है, वो जब हम पढ़ेंगे हमें बाद में पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है कि इनफ्लो ऑफ मनी इज लेस देन द आउटफ्लो ऑफ मनी। इतनी सी बात थी और आप टेंशन ले रहे हो। अम्मी अबू की आप वैसी बात नहीं सुनते। ठीक है, मेरी भी बात, मुझे यकीन है आप नहीं सुनेंगे। पूरे ए लेवल्स में अल्लाह ताला के बाद आपने किसकी बात सुननी है? गोरे की। किसकी बात सुननी है? गोरे की। देखें गोरा क्या कहता है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा हो ही ना कुछ। क्या कहता है गोरा? गोरा कहता है 3 3 2। आगे दो को छोड़ें, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन क्या है? AO1 का क्या मतलब है? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जयान देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। रिमेंबर ऐसे चार कंपोनेंट्स होते हैं, वी नो व्हेन वी नो। पहला नंबर आ गया, आ गया पहला नंबर। मीनिंग ऑफ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बात है, मीनिंग ऑफ, आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है, समझ आ गया। चलें आ जाए, कुछ और देखते हैं, कुछ और पकड़ लेते हैं, कोई भी चीज पकड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ माइक्रो की चीज पकड़ते हैं। रिमेंबर दिस इज जस्ट फॉर 8 मार्कर, 12 मार्कर की टोटली डिफरेंट साइंस है। उधर लेवल मार्किंग है, ये पॉइंट बेस्ड मार्किंग है। आ जाए जी। जयान अगेन, आई नो हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ जी, 3 नंबर साइड पे करें, 3 नंबर साइड पे करें जल्दी से। पहला तो नजर आ गया जयान मुझे, क्या? ये एक कॉन्सेप्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, इसको समझा दें, 1 नंबर मिल जाना चाहिए हमें। फिर इसका फॉर्मूला एक, वो ना समझा दें, उसका फॉर्मूला सारा लिख के उसको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ लिख के मुंह पे नहीं मार देना। यू विल एक्सप्लेन डिनोमिनेटर में ये, न्यूमरेटर में ये है। ठीक है, यू विल नॉट असर्ट द एग्जामिनर, हम वो पढ़ेंगे मार्क्स, व्हाट यू कॉल देम, एग्जामिनर रिपोर्ट्स, ECRs, एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस। उसमें हमें पता चलेगा वी विल नॉट असर्ट, रादर वी विल एक्सप्लेन, वी विल ऑलवेज गो वन स्टेप फर्दर। किस तरह वो बाद में देखेंगे। 2 नंबर आ चुके हैं। और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा है समझाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, फैक्टर्स तो फिर वो मेन कोर है क्वेश्चन का, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये पहले ना समझा दें। फैक्टर्स ही तो क्वेश्चन है, वो कोर है क्वेश्चन का, उस पे आते हैं जी। इलास्टिक इन इलास्टिक का क्या मतलब है, ये ना समझा दें। इनकी वैल्यू भी बता देंगे, इनको पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस इन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वी डिफाइन इट एंड देन वी टेक वन स्टेप फर्दर, वो हम देखेंगे बाद में। चलें, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कोई चक्कर ही ना हो। क्या कह रहा है गोरा? 3 3 2 3 marks। What is, what the price elasticity of supply measures? एक नंबर, the formula for, एक नंबर, distinction between, आसान है मुश्किल? तो बहुत आसान लग रहा है, देखते हैं असल में है या नहीं। मसला क्या था? मसला खैर मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। आ जाएंगे, व्हाट इज दिस? दूसरा हमारा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 है एनालिसिस। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 क्या है? एनालिसिस।
ये एनालिसिस 8 मार्कर के अंदर कुछ और मतलब रखता है, 12 मार्कर के अंदर इसका कुछ और मतलब है. And this is the main confusion. Everyone confuses analysis in the 8 marker and analysis in the 12 marker. 12 मार्कर में इस एनालिसिस का कोई और मतलब, 8 मार्कर के अंदर एनालिसिस का मतलब है, सादे अल्फाज में बताऊं, आंसर द डैम क्वेश्चन. जो पूछ रहा है वो उसको बताएं. एंड ऑफ स्टोरी, पीरियड, बात खत्म. मेनली दिस इज चेन ऑफ इवेंट्स. मेनली ये क्या होता है? चेन ऑफ इवेंट्स. बहुत रेयर केसेस में ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत रेयर केसेस में 8 मार्क्स में. इन रेयर केसेस. बेसिकली सादे अल्फाज में, आंसर द क्वेश्चन. कैसे होगा? ये बातों से नहीं होगा, ये जब करेंगे तो समझ आएगा. ठीक है, इस पे चलते हैं अभी बाद में. अब आ जाएं, ये क्या है? लास्ट 2 मार्क्स आर फॉर इवैल्यूएशन. ऑलराइट जी. सो yes, so this is the evaluation. Evaluation is for 2 marks. The examiner will make an assertion which we will agree to or disagree with. ये हमारा हो गया conclusion and also give the reason for doing so. और जो भी हम कंक्लूजन कर रहे हैं उसका रीजन, ये हमारी हो गई जस्टिफिकेशन. बात समझे? अभी हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझ आएगा. आ जाए जी. वी आर लुकिंग फॉर व्हाट? वी आर लुकिंग फॉर टू वर्ड्स. टू वर्ड्स नहीं, मेनी वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग फॉर ऑलवेज. द इंटरनेट कीप्स ऑन ड्रॉपिंग एंड आई डोंट नो ये बार बार क्या इशू है. जी, ये सिग्नल्स बार बार ड्रॉप हो रहे हैं. नहीं, रिस्टार्ट ना करें, फिलहाल चल रहा है क्योंकि मेरी क्लास फिर वो हो जाएगी. अगर दोबारा होता है तो इसको फाइनली देख लें. जी, वी लुकिंग फॉर ऑलवेज, वी आर लुकिंग फॉर नेवर, वी आर लुकिंग फॉर एवर, वी आर लुकिंग फॉर एक्सटेंट टू विच. वेदर कभी भी नहीं होता, वेदर हर सवाल में होता. वी आर लुकिंग फॉर मोर बेनिफिशियल, harmful, we're looking for less beneficial, harmful. और क्या होता है? ऑलवेज, नेवर, एवर, मोर, लेस, एक्सटेंट, और भी बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं. वी लुकिंग फॉर दोज वर्ड्स. आ जाए जी. अब आपने क्या करना है? मुझे क्या निकाल के देना है? वो वर्ड. जी, लेट्स सपोज हम यहां से देखते हैं 8 मार्कर्स हमें कहां मिले. ये एक और टॉपिक आ गया. हाँ जी. What is that key word here?
2 मार्क्स हैं वैल्यूएशन के, जिसमें से एक नंबर किसका होगा, कंक्लूजन का, और एक नंबर किसका होगा, justification. Why do you conclude whatever you are concluding? Why? हाँ जी, that one word you will pick up on that one word. मुझे उठा के दे वो एक लफ्ज. वेदर तो हर में होता है, वेदर कभी नहीं होता. हाँ, कंसिडर हर में होता है, किसी में नहीं होता. ऑलवेज कंसिडर वेदर, ये जो प्राइस बढ़ेगी इस प्रोडक्ट की वॉट एवर ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमेशा इस चीज को रिड्यूस करेगा. तो द वर्ड इज कंक्लूजन है. विल इट डू इट ऑलवेज? ठीक है, इसके ऊपर यहां हम कंक्लूड करेंगे यस और नो. दिस इज आर कंक्लूजन, दिस इज 1 मार्क, और 1 मार्क किसका है? वाई डू वी कंक्लूड वॉट एवर वी आर कंक्लूडिंग? डू वी गेट इट? Justification of whatever we are concluding. Why do you think it will always or it will not always? You understand this? बात समझ आई है? ये क्वेश्चन जरा खतरनाक है. ये क्या है, इसका क्या होगा? अब कंसिडर वेदर देख रहे हैं, हर किसी में आ रहा है. इसका क्या है? एक्सटेंड, किस हद तक ये होगा जो लिखा हुआ, वो किस हद तक, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी जरा डिफरेंट है. कभी कभार, most of the cases, 80% of the time, what is happening? There's only one answer to it, one correct answer to it. Then, oh no, not 80, 70% of the time. Then 30% of the time, you could go either ways, but you have to justify it. Okay? You can go either ways, but you have to justify it. जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बताएं. जी, डिटर्मिनेंट्स बता दिए, ठीक है. लाइकली कभी नहीं होता भाई. ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस, क्या वर्ड था? ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस प्रेजेंट टाइम में. ठीक है, चलें कुछ और देखते हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? वर्ड समझ आ रहा है? इवैल्यूएशन के एक नंबर उसके साथ जाएं या उसके अगेंस्ट जाएं. हाँ जी, ऑलवेज सक्सेसफुल. क्या ये पॉलिसी, जो भी पॉलिसी थी, वी डोंट नो, क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होगी? होगी तो क्यों होगी एक नंबर, और क्यों होगी का एक नंबर. नहीं होगी अगर आप कंक्लूड करेंगे, तो क्यों नहीं होगी एक नंबर और कंक्लूजन का एक नंबर. नहीं, इसका एक ही आंसर है ऑब्वियसली. हाँ, 70% में एक आंसर है, 30% में इट्स ऑन यू कि आप इधर जाएं. इसका एक आंसर है, इसका इट विल नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल. अपना कर सकते थे इधर, वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है. वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर है ना. डायरेक्ट प्रोविजन हमेशा सक्सेसफुल होगी. गवर्नमेंट अगर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, हमेशा सक्सेसफुल होगी. होगी. पाकिस्तान है सक्सेसफुल? नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होगी. बड़े मसले हैं. हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं है, गो स्कूल्स हैं. गवर्नमेंट अगर हमेशा मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगी, हमेशा सक्सेसफुल होगी. गवर्नमेंट अगर आटा खुद बनाना शुरू कर दे, हमेशा सक्सेसफुल होगी. इसका एक ही जवाब है, नो. वो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा. ये तो बहुत आसान था इसलिए हमें नजर आ रहा है. ठीक है, वो हमें कॉन्सेप्ट से पता चलेगा. अभी हमारा वो मकसद नहीं है, दैट इज नॉट आवर एम. हाँ जी, फिर वही बात, विल नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल. वेदर इट विल बी सक्सेसफुल या विल नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल, और नॉट ऑलवेज, इट माइट बी सक्सेसफुल एट टाइम्स. एंड व्हाई डू यू थिंक सो? ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? हमेशा आपने क्या करना है, इस तरह समझाना है. अब एक सबसे फजूल क्वेश्चन जो कि मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन अभी पूछा नहीं किसी ने. चले, मैं वेट करूंगा आपका उस वक्त तक जब तक आप पूछेंगे, खुद से नहीं. ये क्या है? एक्सटेंट वाला क्वेश्चन है. ये भी एक्सटेंट वाला क्वेश्चन है. ये क्या है? ऑलवेज सर, वाला एक्सटेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन में हम हमारी मर्जी होती है क्या लिखें एवेल्युएशन में? हाँ, एक्सटेंट में आपकी मर्जी है कि किस हद तक वो करेगा नहीं करेगा. जो भी आगे लिखा होता है वो हम देखेंगे. वी कैन नॉट एक यूनिफॉर्म हम वो बना नहीं सकते. ये क्या है?
मोस्ट डैमेजिंग, जो भी 3 कॉजेस थे अनएम्प्लॉयमेंट के, उसमें से हाई इनकम कंट्री। अगर आपने जनरली लिख दिया ज्यादा डैमेजिंग कौन सा, यू वोंट गेट एनी मार्क। मोस्ट डैमेजिंग टू अ हाई इनकम कंट्री का ध्यान रखना है। इनमें से सर सबसे एनालिसिस और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है इन जमीन टर्म्स ऑफ? आसमान का डिफरेंस है। इवैल्यूएशन फिलहाल समझ आ गया? यू आर पिकिंग अप ऑन दैट वर्ड, यस सर। you are picking up on that word and you are concluding. Either you are agreeing to it or you are disagreeing to it, and you are justifying your answer. अब आ जाएं एनालिसिस में। What is the analysis सर of ये जो analysis? सर ये क्या है? जस्टिफिकेशन नहीं नहीं नहीं, जस्टिफिकेशन तो सर ये इवैल्यूएशन में आएगी। जस्टिफिकेशन इवैल्यूएशन में आएगी। जस्टिफिकेशन हम कंक्लूजन हम जस्टिफिकेशन की कर रहे हैं या ओवरऑल कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं समझ? कंक्लूजन ऑब्वियसली कंक्लूजन पहले पहले हम कंक्लूजन सोच लेते हैं, फिर उसको मोल्ड करते हैं उस तरह जस्टिफाई करने के लिए कि ये उसका सिनेरियो बिल्डअप करते हैं, या पहले आप कंक्लूड कर दें बाद में जस्टिफाई कर दें। इट्स अप टू यू। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड? बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू जस्टिफाई फर्स्ट एंड देन यू कंक्लूड इन द एंड, या फिर आप पहले कंक्लूड करके जस्टिफाई कर दें, वो भी चलेगा। आ जाइए, एक्सप्लेन 3 causes of unemployment likely to be most damaging। अब आप, ये परफेक्ट क्वेश्चन है समझने के लिए डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस। पहले 3 नंबर साइड पे करें, क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट के 3 कॉजेज हैं, तीनों हम फुल ड्यू डिटेल में समझा देंगे एग्जांपल्स दे के। 3 नंबर कौन से ले लिए हमने? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 3 नंबर फारिग कर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे एनालिसिस में? अब क्या करना है? एनालिसिस करना है। नहीं नहीं, इस तरह जरूरी नहीं है। तीनों के अब आप बताना शुरू कर दें डैमेजेस, डिसएडवांटेजेस टू द इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी, हाई इनकम को लाने की जरूरत ही नहीं। अब यस, हाँ हाँ, ऑफ ईच, डैमेजेस टू द इकोनॉमी ऑफ ईच, ये हमारा एनालिसिस है। आंसर द क्वेश्चन। ये मसले हैं, ये मसले हैं इसके, ये मसले। समझ आई? कोई एक आधा आप पॉजिटिव भी दरमियान में लिख सकते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? देखेंगे कभी कभार कोई किसी उसका फायदा भी अगर हो सकता है, अगर हो सकता है, वरना जरूरी नहीं। डू वी गेट दिस? और एंड पे हम आएंगे एनालिसिस और वैल्यूएशन का फर्क समझे। एनालिसिस में हमने ऑल 3 के क्या किए हैं, डैमेजेस बता दिए कि किस तरह डैमेज करता है इकोनॉमी। फिर मोस्ट डैमेजिंग हमने सिलेक्ट करना है फॉर इवैल्यूएशन। अब उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, वो कंक्लूजन है हमारा। और रिमेंबर, इफ यू आर नॉट जस्टिफाइंग इट, यू जस्ट कंक्लूडिंग इट, आपको ये नंबर भी नहीं। व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट द अदर? व्हाई दिस इज मोर डैमेजिंग एंड व्हाई नॉट? जब इस तरह आप कोई चीज सिलेक्ट कर रहे होते हैं, व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट दी अदर, जस्टिफिकेशन है ना कि ये क्यों सिलेक्ट किया आपने। व्हाई दिस डू यू थिंक इज द मोस्ट डैमेजिंग? डू वी गेट इट? बात समझ आई? देखते हैं, ये आगे जी तीनों समझा दिए, या जब हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा ये 3 है। फिर उसके बाद इनके मसले बता दिए सारे, पढ़ें है ना। इवैल्यूएशन में क्या करना है? that leads to a justified conclusion as to which may be clearly assesses how damaging each may be caused high income country in comparison with। तो ये जो 8 मार्क, जो 1 मार्क की जस्टिफिकेशन, अगर 2 चीजें दी हुई है उनका कंपैरिजन, ज्यादातर ये क्या है? कंपैरिजन है 2 चीजों का। अगर 2 चीजें दी हुई है, एक ही है, तो फिर वो उसके हिसाब से आपने जस्टिफाई। डू वी अंडरस्टैंड दिस? किसका? अगर एक चीज, वो डिपेंड करेगा कि वर्ड क्या है। इस तरह रटे नहीं लगा सकते, मतलब यूनिवर्सल एक वो समझ रहे हो नहीं, हम बना सकते हैं। हाँ जी, पकड़े इवैल्यूएशन का लफ्ज पकड़े। ऑलवेज, हमेशा विल लीड टू अ डेफिसिट। इफ यू एग्री, यस इट विल ऑलवेज, देन व्हाई? इफ यू डिसएग्री, व्हाई नॉट? ठीक है, इसका सिंपल आंसर।
इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि दो चीजें नहीं, एक का इफेक्ट दूसरे पे देखा जा रहा है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए जी, ये तो हो गई सिर्फ बातें। बातें करते हुए ऐसा लग रहा होता है सब समझ आ गया। मसला क्या है? इन दी एग्जाम हाउ मच टाइम डू वी हैव? 16 minutes फॉर एक 8 marker. 16 minutes for one 8 marker, and the problem is no one is there to tell you about the time. This is the main core issue. ठीक है? You have to time yourself. You have to time yourself. पूरा P1 है, P2 है, फिर A2 का P3 है, P4 है, कोई टाइम का मसला नहीं है A2 के ऐसे पेपर में। P3 में एमसीक्यूज में कोई A2 के एमसीक्यूज में टाइम का मसला नहीं। हमारे पेपर 1 में एमसीक्यूज में कोई टाइम का मसला नहीं, सिर्फ एक जगह मसला है, हमारे पेपर 2 में बहुत बड़ा मसला है। 40 minutes फॉर वन सेक्शन, ईच सेक्शन A B C 20 मार्क्स का है, तो 40 minutes 40 minutes 40 minutes। और इसके अंदर इस 40 minutes के अंदर आपने क्या करना है? एक 8 मार्कर और एक 12 मार्कर अटेम्प्ट करना। तो कितना टाइम बनता है? 16 minutes एंड 24 minutes। ठीक है, अब आप लोग को पूछ ही नहीं रहे तो मैं खुद ही बोल देता हूं। अक्सर लोग एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पेजेस लिखने हैं। इट्स ऑलवेज ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बट हैविंग सेड दैट, ये लगाना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मसला क्या है? लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मेरे अंदाजे में अगर आप रफली पूछे, मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है, मैं 2 2.5 3 पेज में 8 मार्कर फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डबल, व्हाट डू यू कॉल देम, मार्जिन्स। बुकलेट देखिए ना कैम्ब्रिज की, तो 2 2.5 3 पेज आराम से हो जाते हैं, स्पेशली जिसमें ग्राफ्स आ। डू वी गेट इट? चलें जी, आ जाए, अभी आ जाए। सिर्फ बातों से, ग्राफ वाली चीज ही तो अभी हमने पढ़ी भी है, खाली एक एक ही तो हमने चीज पढ़ी हुई है, उसके भी 12 मार्कर है ही नहीं। हम उसका सिर्फ अभी, हमारा लेवल सिर्फ इधर है। ये आ गया जी, तसल्ली से लेट इट सिंक इन। An economy contains just two sectors, an agricultural sector and an, with the help of a diagram, ये तब हमारा दिमाग चल गया। अगर पीपीसी का क्वेश्चन है and it does not say with the help of a diagram, that means you can still score maximum without making that diagram. But if it says use the diagram, with the help of a diagram, show on a diagram, that means you're not making the diagram, you're losing marks. With the help of a diagram, इसका मतलब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में नंबर होंगे, 1 या 2 नंबर कम से कम होंगे। डायग्राम, explain how a production possibility curve can be used to show the concept of opportunity cost, and consider whether opportunity cost is likely to remain constant if resources are reallocated from the agricultural sector to the industrial sector. हाँ जी हसन, स्टार्टिंग दे दें भाई, स्टार्टिंग दे दें, मुझे कहां से शुरू करूं बताएं? डायरेक्ट डायग्राम ऑफ व्हाट? ऑफ पीपीसी। वेरी गुड। इसका हमें उसको 1 नंबर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देगा। मैंने मार्क्स स्कीम देखी हुई है, आपने तो नहीं देखी हुई। क्रिस्प definition of PPC, a graph showing different combinations of two goods that can be used to show the different combinations of two goods utilizing all available। 2 लाइनों में फारिग करें। PPC helps us understand many economic concepts, one of which is opportunity cost। Opportunity cost is फलाना फलाना फलाना। टेक्निकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें यहां भी नंबर मिलेगा, वो नंबर हमें नहीं मिला, लेकिन हमने करना है। आपको फॉर्म में तो नहीं आनी मार्क्स स्कीम क्या है, तो आपने करना है। ये जब आपने किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन, हमें 1 नंबर मिल गया। क्यों? मैंने मार्क्स स्कीम देखी थी। हाँ जी, अब फिर बाकी 2 नंबर और किस चीज के? बाकी 2 नंबर इसमें किसके हैं? एक डायग्राम से भी काम चले, डायग्राम के।
ठीक है, कैसा डायग्राम बनाओ। अब एनालिसिस भी साथ साथ, अब डायग्राम में आप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के नंबर भी ले रहे हैं, साथ साथ एनालिसिस के। सवाल क्या है, सिर्फ यहां तक आंसर करें फिलहाल। 6 नंबर पहले अपनी जेब में डालें, उसमें से अभी तक हम 1 नंबर डाल चुके हैं। हाँ जी, हाउ पीपीसी कैन बी यूज टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ, कैसे बनाऊं डायग्राम, ये ले बना दिया। कौन सा बनाऊं, कर्व बनाऊं, स्ट्रेट लाइन बनाऊं, कुछ कह रहा है आगे। लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट, एकदम मेरा दिमाग के नहीं, कांस्टेंट तो नहीं रहती, तो कांस्टेंट रहती है नहीं, नहीं तो मुझे मेरे दिमाग में कंक्लूजन भी आ गया अपना, क्योंकि मुझे याद है कि सर ने कहा था कि असली शक्ल तो कर्व होती, तो क्यों ना मैं वो बनाऊं। हाँ जी, क्या ले लूं, गुड ए गुड बी ले लूं। जब उसने इतनी कहानी डाली है तो वो कहानी किसी मकसद से डाली है, तो कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी गलत हो, क्या लेना है, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड डजंट मैटर, एग्रीकल्चरल गुड्स यहां ले लूंगा, या आप वाई एक्सिस पे ले लें, एक्स एक्सिस पे ले लें, डजंट मैटर, इंडस्ट्रियल यहां ले लूंगा। एक और चीज का ध्यान रखूंगा, वो ये तो नहीं कह रहा कहां से कहां जा रहे हैं रिसोर्सेस, reallocated फ्रॉम दी, तो इनिशियल पहला मैं ये बना दूंगा, if you are the person who is comfortable with values, you can take values. If you are a person who is comfortable with this, you can do this. फिर फॉरन में क्या करूंगा, ये एरोज जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये सिर्फ बनाने के मुझे 3 नंबर मेरे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के पूरे हो गए, बनाने के, एक्सप्लेन किए बगैर। अब आ जाए एनालिसिस के नंबर लेने। Answer the damn question. What is the question asking? Explain how PPC can be used to show the concept of opportunity cost. We have already defined opportunity cost. Initially, the utilizing all available resources the economy was producing at point X, where A1 of agricultural goods and I1 of industrial goods were being made. Then, as resources were reallocated from the production of agricultural goods to the production of industrial goods, it led to a shift, movement along the curve. एक बात बताऊं आपको, इसका 1 नंबर है, वो कह रहे जिसने ये मूवमेंट फ्रॉम एज सीन इन द ग्राफ, समझ रहे हैं, ग्राफ बस बना के उसके मुंह पे नहीं मार देना, ग्राफ को समझाना है थ्रू द ग्राफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, show the concept of opportunity cost as seen in the graph by a movement from x to, या जो दिल करता है, इधर हाथी बनाना है हाथी बना दो, बस एक्सप्लेन करते हुए फिर हाथी बना दो, फ्रॉम हाथी टू जिराफ, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर, बस उसको एक्सप्लेन करते हुए लफ्जों में लिखना है। अल्फाबेट्स ले ले, नंबर ले ले, जो दिल करता है लिख लें, फ्रॉम ट्राइंगल टू सर्कल, ये भी चल जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल, बस फिर यहां ट्राइंगल टू सर्कल लिखना जरूरी है, लेकिन कोशिश करें पागलों वाली हरकतें कम करें और सही चीजें लिखें, x to y makes more sense. As we can see, the production of industrial goods increased from I1 to I2. This is how you explain the graph. A graph without explanation, 0 credit. Increases from I1 to I2. Yes. Sir, your explanation that is counted in the first 3 marks, No, or is no, that this counted is in the the analysis? This is the analysis Okay. of this question. मैंने कहा था ना chain of analysis, due to which there is a decrease in the production of agricultural goods from A1 to A2. This decrease from A1 to A2 is the opportunity cost of reallocating resources from agricultural sector to the industrial sector. एक पेज के अंदर मेरे सब फारिग हो सकता, आई बात समझ में, आ जाए 1 में अगर ग्राफ बड़ा बनाऊंगा तो मेरा 1.5 पेज पे चला, ठीक है, is likely to remain constant. कीवर्ड क्या है, will remain constant या नहीं, इसका एक जवाब है। अब देखा
अब हम दोनों साइडों पे नहीं जा सकते. दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस व्हिच हैज वन करेक्ट आंसर एंड व्हाट इज दैट? यस, कम ऑन. इट इज नॉट लाइकली. उसी के जवाब, उसी के लैंग्वेज में उसको जवाब दे. टू रिमेन कांस्टेंट, रादर the opportunity cost always increases whenever resources are reallocated from one sector to another. ये एक नंबर है और ये नंबर नहीं मिलेगा अगर यहां पे छोड़ दें. क्यों? If you don't justify it, you get a zero. इन बेशक आपका कंक्लूजन ठीक है. This is because जी क्यों होता है? कांस्टेंट रहता है, इंक्रीजिंग होता है. आपने लिख दिया इंक्रीजिंग. It always increases. क्यों? And that's it. Elaborate. No, this is not the question. जाए पढ़े, खोले नोट्स, खोले फौरन जाए जरा. इसको अंग्रेजी में बताओ ना, रट्टा लगाना पड़ेगा. पढ़े खोले जाए, देखें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. लिखा हुआ है अपने रीजन. क्या रीजन लिखा हुआ? To another, they always rise. Why? Eventually, more important resources are needed. Eventually, शुरू में सबसे घटिया रिसोर्सेज जाते थे. रिमेंबर, इनिशियली द लीस्ट रिसोर्सेज, पढ़ो, लीस्ट रिक्वायर्ड आर ट्रांसफर्ड. Hence, initially the opportunity cost is low, and eventually more important resources are reallocated, redeployed, due to which, क्या वर्ड मैंने यूज किया है? आर redeployed. मार्क्स स्कीम से उठाया हुआ अपने नोट्स, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही गंजे नहीं हुए हम. चलेंगे 3-3-2 पढ़ते हैं, हो सकता है अंडा आ जाए हमारा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपीसी शोन थ्रू एन एक्यूरेट डायग्राम. डायग्राम सही हुआ, और डायग्राम का क्या मतलब है? इट शुड टच द एक्सिस. आगे हमने बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई बनाना है, और हम अक्सर इस तरह बनाते हैं और फिर आपकी आदत पड़ जाती है. वो एग्जामिनर बार बार ये कहता है, बार बार ये कहता है क्या? कि इट शुड बी ये पढ़ें जरा. ये किसी और क्वेश्चन में कह रहे हैं. दैट इज क्लियरली लेबल्ड एज जो भी कंज्यूमर गुड्स एंड विद द कर्व टचिंग. समझ रहे? तो वो मेक श्योर कि अभी हमने बनाई एक है तो आपको पता है कि टच करना है एक्सेस को. वो डिमांड बना के ना आगे हमारी आदत खराब हो जाए. करेक्टली लेबल्ड एक्सेस विद व्हाट? एग्रीकल्चर ऑन वन साइड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑन दी. डिफाइन कर दें किसको? डिफाइन अगर नहीं भी किया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, नंबर मिल जाएगा. तीसरा एनालिसिस में क्या है? यूजेस द पीपीसी टू एक्सप्लेन दैट अ मूवमेंट अलोंग द कर्व इन्वॉल्व्स रीएलोकेशन. को किससे लिंक करना है? मूवमेंट से. और क्या लिखा हुआ है? uses the PPC. How do we use the PPC? Did we do that? Yes, we used our PPC to explain कि ये जो X से Y जा रहा है, ये क्या है? समझ रहे? Using the PPC. एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्क्स स्कीम का. As resources are shifted between two types of product, there is an measured by a sacrifice of agriculture. मेजर करके दिखाया हमने उसको. हमने बोला था A1 से A2, या अगर आप वैल्यूज ले रहे हैं तो आप कहें 400 से 250. मेजर करके दिया. यस, A1 से A2 हमने नहीं अल्फाबेट्स मेजर में आते हैं. मेजर करके दिखाया ना A1 से A2, तो बस वैल्यूज लेना जरूरी नहीं है, अल्फाबेट्स चलेंगे. Those resources least suited to agriculture will be first, so the opportunity cost will be initially low. So opportunity cost will, there is only one answer to it. जो इसमें लिख रहा है ना, कांस्टेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उसको मिलेगा एवेल्युएशन में पूरा अंडा.
always rise as resources are increasingly allocated from agriculture. आसान है मुश्किल? ये लग रहा है आसान, लिखने पे आएंगे तो मुश्किल लगेगा। होमवर्क क्या है? हाथों की एक्सरसाइज इस तरह। क्यों? ये मैं कल बताऊंगा। चलिए, सी यू टुमारो। कल मैं लिखवाऊंगा, और ये नहीं कुछ और। एक ही रास्ता है। आई ऑल्सो